जय श्री महाकाल दोस्तों। अपन ने मध्य प्रदेश बोर्ड क्लास 9th का वार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर जो है अपन देख रहे थे। 11वां प्रश्न तक अपन देख चुके थे प्यारे मित्रों, नन्हे नन्हे बच्चों। तो आज अपन यहाँ से आगे देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अगर आउटपुट तो क्या हो कम और इनपुट ज्यादा हो तो इसके लिए आपको ध्यान लगाना बड़ा जरूरी है। ध्यान लगाना बड़ा जरूरी है। ध्यान कौन सा वाला? जैसे अपन अपना जो है फेवरेट टीवी सीरियल या फेवरेट मूवी देखते हैं और अपन मान लिया देख रहे होते हैं और अपना भाई या बहन बीच में से निकलता है तो अपन ध्यान उसके जो है झमकाते भी कैसे, ऐसे ध्यान अपना उधर ही रहता है। तो उस प्रकार का ध्यान रखोगे तो आउटपुट कम होगा तो भी इनपुट भेजे में ज्यादा बैठेगा और बहुत कम पढ़ने मात्र से ही बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे प्यारे बच्चों। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ध्यान लगाना बड़ा जरूरी है। चलो देखते देखें। अपन जो है क्लास 9th गणित वार्षिक परीक्षा 2024-25 का वार्षिक परीक्षा का पेपर देख रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। 24 का ज्यादा महत्वपूर्ण है इससे भी। मैंने अगर आपने 2024 का वार्षिक परीक्षा का पेपर नहीं देखा है तो उसको भी देखे, ठीक है ना। मैं इसके जो है आई बटन में, आपके आई बटन में जो है क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में आप उसका जो है लिंक ले सकते हो, या फिर आप फास्ट लर्न एजुकेशन चैनल पर जाकर उसको सर्च करोगे बिल्कुल आ जाएगा, आपको मिलेगा वो 2024 का वार्षिक परीक्षा का पेपर। पूरा याद होना चाहिए क्योंकि 2024-23 के पेपर के 25 में सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए थे। तो 2026 के वार्षिक परीक्षा के पेपर में 2024 के सबसे ज्यादा सवाल आने वाले हैं, इसलिए आपको जरूरी है करना। चलो देखो देखिए, अब अपन 12वां प्रश्न देखते हैं यहाँ से। देखो 12वां प्रश्न है आपके, देखो ये वार्षिक परीक्षा का पेपर का क्या कह रहा है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। एक नोटबुक की जो कीमत है एक कलम की कीमत की 2 गुनी है। इस कथन को करने के लिए 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण बनाना है। ठीक है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 2 चर होना चाहिए। जैसे एक चर x है और दूसरा y है, इस प्रकार से 2 चर होना चाहिए। अगर कह रहा है 2 चर वाला रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण तो वह चर समीकरण होता है, रैखिक समीकरण वह चर समीकरण होता है। रैखिक समीकरण वह समीकरण है जिसकी मैक्सिमम घात जो है 1 होती है। अगर 2 घात है तो द्विघात समीकरण हो जाता है, और 3 घात है तो त्रिघात समीकरण हो जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो अब चलो अपन देखते देखें वो क्या कह रहा है कि एक नोटबुक की जो कीमत है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। तो अपने को क्या, अपन पहले दोनों की कीमत जो है मान लेते हैं। अपन ने मान लिया, आपके प्रश्न क्रमांक 12वां है ये प्रश्न, आपके 12वां इसका आंसर देख रहे हैं अपन। देखो, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दुगनी है। इस कथन को करने के लिए 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। 2 चर होना चाहिए। तो देखो पहला चर अपन कलम की कीमत भी मान सकते हैं, और दूसरा चर जो है अपन नोटबुक की कीमत मान लो। चाहो तो पहले नोटबुक की कीमत मान लो फिर कलम की कीमत मान लो। तो इसने पहले देखो एक नोटबुक की कीमत, तो पहले नोटबुक का नाम पहले दिया तो अपन नोटबुक की कीमत पहले मान लेते हैं। माना कि माना कि माना कि एक एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत रुपए x है, रुपए x है। तथा तथा एक कलम की कीमत, एक कलम एक कलम की कीमत कीमत रुपए y है। एक कलम की जो कीमत है वो रुपए y है। अब उसने कहा ऐसा कर रहे हैं, प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं, प्रश्न अनुसार लिख देते हैं। चलो प्रश्न के अनुसार छेड़छाड़ कर रहे हैं तो अपन ने प्रश्न अनुसार लिख दिया। उसने क्या कहा कि आपके नोटबुक की जो कीमत है, देखो नोटबुक की कीमत अपन ने x रुपए मानी और कलम की कीमत अपन ने y रुपए मानी। लेकिन उसने क्या कहा कि नोटबुक की जो कीमत है कलम की कीमत की 2 गुनी है। ऐसा कह रहा वो कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दुगनी है। तो इसको आपको क्या करना है, इस कथन को 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण बनाना है। तो ये आपके रैखिक समीकरण हो गया। चाहो तो दोनों चरों को एक साइड कर सकते हैं अपन। तो चलो
ये x इधर है, प्लस का 2y इधर आएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0। ये भी आपके क्या हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण, दोनों में से कोई सा भी लिखा जा सकता है। क्लियर है बच्चों? क्यों? क्योंकि इसमें देखो चर की मैक्सिमम घात जो है प्रत्येक पद में एक है, तो ये रैखिक समीकरण हो जाएगा दो चर वाला, x और y दो चर हो गया। तो अतः 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 दो चर वाला, दो चर वाला रेखिक या रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण x माइनस 2y बराबर 0 होगा। 0, x माइनस 2y बराबर 0 होगा। चलो अब अपन इसका अथवा वाला देखते हैं। नेक्स्ट इसका अथवा वाला 12वें का अथवा वाला प्रश्न, ये है आपके 12वें का अथवा वाला प्रश्न। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और बहुत ही सिंपल प्रश्न आने वाले हैं वार्षिक परीक्षा में आपके। केवल आपको मेहनत करनी है, आपको मेहनत करते हुए सीखना है, अपने लिए नहीं अपने माँ बाप के लिए मेहनत करना सीखना। अगर उनका ध्यान उनका ख्याल आपके भेजे में रहेगा तो ऑटोमेटिक आपसे पढ़ाई होती रहेगी। चलो ध्यान देते हैं। यहां पर देखो नेक्स्ट सवाल आ जाता है आपका, यदि 12वें का अथवा प्रश्न आपके 12, इसका अथवा वाला प्रश्न देख रहे हैं अपन। क्या है प्रश्न? यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, ठीक है, इसका आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो a आ रहा है इसका मान पूछ रहा हो, तो वो क्या कह रहा है कि अपन ने इस समीकरण का आलेख खींचा। देखो इस समीकरण का अपन ने क्या किया, आलेख खींचा। कौन सी समीकरण? ये जो दे रखी है, इसका 3y बराबर ax प्लस 7 का अपन ने क्या किया, आलेख खींचा। तो वो क्या कह रहा है कि 3,4 इस आलेख पर स्थित है, कहीं ना कहीं इस पर स्थित है। 3,4 जो बिंदु है इस पर स्थित है, कहीं ना कहीं इस आलेख पर स्थित है। तो वो क्या कह रहा है, इसमें जो a आ रहा है इस a का मान पूछ रहा है कि आपके a का मान क्या होगा। लेकिन देखो जब इस आलेख पर स्थित है तो यह आलेख क्या होगा, इस 3,4 बिंदु से गुजरेगा, या 3,4 जो है इस रेखा पर स्थित होगा। तो ये आलेख इस बिंदु से गुजरेगा, तो इस बिंदु पर क्या होगा बोलो, x का मान तो आपके 3 होगा और y का मान क्या होगा, आपके 4 होगा। यानी कि इसमें इस समीकरण में x का मान तो अपन कितना रख देंगे 3 और y का मान 4 रखेंगे, तो a का मान आ जाएगा। क्लियर है? तो अपन लिख देते हैं यदि 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 3,4 समीकरण 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, आलेख पर स्थित है। अगर आलेख पर स्थित है तो ये जो समीकरण, ये जो ग्राफ होगा 3,4 बिंदु से होकर गुजरेगा, और इस 3,4 वाले बिंदु पर x का मान 3 होगा, y का मान 4 होगा, x का मान 3 होगा और y का मान 4 होगा। तो चलो इसमें मान रख देते हैं। एक y की जगह तो अपने को कितना लिखना है, 4 लिखना है। तो y की जगह तो अपन ने ये 4 लिख दिया, a ऐसे लिख दिया। x की जगह अपन ने कितना लिखा, 3 बराबर प्लस 7 है, सॉरी, ठीक है। तो देखो x की जगह 3 लिखेंगे, y की जगह 4 लिखेंगे। तो यहाँ इस y की जगह 4 लिख दिया, बराबर ऐसे लगाया, a ऐसे लिखा, x की जगह 3 लिख दिया, प्लस ऐसे लगाया, y ये 7 ऐसे लिख दिया। चलो देखो ये 3 चौक 12 हो जाएगा, ये 12 लिखा, प्लस का 7 इधर आएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, इधर 3 का गुणा a में करूंगा, 3a हो जाएगा। ये आपके 3a हो गया। अब यहां पर देखो 12 में से 7 जाएंगे तो आपके 5 बच जाएगा, और ये 3 इधर जाएगा, इसके बटे में हो जाएगा। तो a का मान आ गया 5/3। तो अतः a का मान, अतः a बराबर 5/3, a बराबर 5/3 होगा। a का मान पूछा था उसने, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है,
ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, यही आपके हल था। चलो 13वां प्रश्न क्रमांक, अब अपन 13वां देखते हैं। देखिए ठीक है, प्रश्न क्रमांक अपन 13वें प्रश्न में आ जाते हैं। अब 12वें प्रश्न के अपन ने दोनों देख लिए, इसके बाद में प्रश्न क्रमांक आपके जो है 13 आता है। चलो, यूक्लिड के अनुसार बिंदु एवं रेखा की परिभाषा। चलो, यूक्लिड के अनुसार अपन जो है बिंदु की परिभाषा क्या होती है और रेखा की परिभाषा क्या होती है, बहुत ही सिंपल है। चलो, प्रश्न क्रमांक आपके 13वां आ जाता है। तो यूक्लिड के अनुसार बिंदु वह है, ठीक है, जिसका कोई साइज ही नहीं होता है, ठीक है, जिसका कोई आकार ही नहीं होता है, जिसकी मोटाई नहीं होती है, ठीक है, उसकी दिशा कुछ भी मानी जा सकती है, वो क्या हो जाएगा, आपके बिंदु हो जाएगा। यूक्लिड के अनुसार वो आपके क्या होगा, बिंदु। ठीक है, तो यूक्लिड के अनुसार बिंदु जिसका कोई भाग ही नहीं होता है, ठीक है, यूक्लिड के अनुसार बिंदु देखते हैं सर्वप्रथम अपन, बिंदु, पॉइंट, बिंदु। ठीक है, यूक्लिड के अनुसार, यूक्लिड के अनुसार, अनुसार बिंदु वह है जिसका कोई भाग ही नहीं होता है, बिंदु वह है जिसका कोई भाग ही नहीं होता है, जिसका कोई भाग ही नहीं होता है, भाग ही नहीं होता है। बिंदु वह है जिसका कोई भाग ही नहीं होता है, चाहे आप उस स्थान पर अगर हाथी खड़ा है, चाहे आपकी चींटी खड़ी है, दोनों की स्थिति बताएगा, वो बिंदु रहेगा। लेकिन वो क्या रहेगा, आपके बिंदु रहेगा, उसका कोई भाग नहीं होता है, चाहे हाथी खड़ा हो चाहे चींटी खड़ा हो, दोनों की स्थिति एक ही स्थान पर बताता है। तो बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है, भाग ही नहीं होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई जो है बिल्कुल भी नहीं होती, ये अपने को ध्यान रखना है। यह केवल क्या करता है, यह केवल केवल वस्तु वस्तु की स्थिति बताता है, स्थिति या स्थान बताता, स्थिति या स्थान बताता है। ठीक है, इसकी मोटाई या लंबाई या कोई दिशा नहीं होती, इसकी कोई लंबाई मोटाई या दिशा, कोई दिशा नहीं होती है, कोई दिशा नहीं होती है, इसकी कुछ भी दिशा आप मान सकते हो। यह केवल स्थिति बताता है, स्थान बताता है कि वो वस्तु कहां थी। अगर चींटी है तो उसके लिए भी वो स्थिति बताएगी, अगर एक ही स्थान है तो हाथी है, तो उसके लिए भी ऊंट है, तो उसके लिए भैंसा है, तो उसके लिए भी वही स्थिति बताएगा। वही क्या होगा, आपके बिंदु होगा। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके, देखो रेखा। रेखा देखते हैं, रेखा की परिभाषा देखते हैं। रेखा, तो रेखा देखो आपकी क्या है, रेखा वह है जिसकी लंबाई क्या होती है, अनंत होती है, असीमित होती है। ठीक है, तो और वो अपने ऊपर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, और इसमें चौड़ाई रहित लंबाई होती है। लेकिन चौड़ाई रहित लंबाई वाला जो भाग होता है वो क्या होगा, रेखा। ठीक है, एक रेखा वह है, एक रेखा, ठीक है, चौड़ाई रहित लंबाई होती है, चौड़ाई रहित लंबाई होती है, लंबाई होती है, और जिसकी लंबाई अनंत होती है, और जिसकी लंबाई अनंत होती है, अनंत होती है, जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई को दोनों ओर, दोनों ओर
अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत तक बढ़ाया, अनंत तक अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अनंत तक बढ़ा सकते हैं, अगर रेखा है तो दोनों ओर उसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और यह रेखा जो होती है स्वयं पर, ठीक है, बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, ठीक है। यह जो रेखा होती है स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से क्या होती है, स्थित होती है। सपाट रूप से स्थित होती है, बिंदुओं के साथ जो है सपाट रूप से स्थित होती है। जैसे कि अपन ने देखो ये रेखा ले ली अपन ने, तो ये अगर मान लिया जाए कोई रेखा है, ये आपके कोई रेखा है, तो इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, इसकी जो है ये चौड़ाई रहित होती है, ठीक है, चौड़ाई रहित होती है, ये चौड़ाई रहित होती है, केवल इसकी लंबाई गिनी जाती है, मापी केवल लंबाई जाती है, केवल लंबाई मापी जाती है। और ये स्वयं बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, इसके ऊपर बहुत सारे बिंदु लोगे आप, ठीक है, तो ये स्वयं जो है बहुत सारे बिंदु रहेंगे, बहुत ही पास पास एक के ऊपर एक जो है बिंदु रहेंगे, सपाट रूप से स्थित होंगे ये बिंदु भी, ठीक है, ये बिंदु भी क्या रहेंगे, सपाट रूप से स्थित होंगे। चलो अब अपन जो है नेक्स्ट देखते हैं, इसका 13वां जो प्रश्न था, इसका अथवा वाला प्रश्न आ जाता है आपके यहां पर, देखो ये प्रश्न क्या है, देखो प्रश्न पढ़ते हैं अपन सर्वप्रथम। ये यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच में एक बिंदु सी ऐसा है कि ए सी बराबर बी सी, ए सी और बी सी दोनों बराबर है, तो सिद्ध कीजिए ए सी बराबर 1/2 ए बी है। आकृति खींचे कर इसे स्पष्ट कीजिए, अपने को आकृति भी खींचना है, ठीक है। ए और बी के बीच में इस प्रकार से एक बिंदु सी है कि ए से सी की दूरी और बी से सी की दूरी क्या है, बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। चलो पहले अपन जो है इस प्रकार से अपने को एक रेखा भी खींचनी है, ये अपन ने रेखा खींच ली, ये यहां पर आपके ए है और यहां पर बी है, ये यहां पर ए बिंदु है, यहां पर बी बिंदु है, और इन दोनों के बीच में आपके सी बिंदु है, ठीक है, सी बिंदु है। और एसी और बीसी, ये एसी और बीसी क्या है, बराबर है, ये उसने दिया है कि एसी बराबर क्या है, 2 BC है, तो ये अपन ने एक आकृति खींचकर इसको स्पष्ट कर दिया, आकृति तो अपन ने खींच दी। अब उसने दिया भी है, देखो एसी बराबर क्या है, बीसी, ठीक है। 13 है, 13 का अथवा वाला प्रश्न है आपके, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही प्यारा लगे। चलो देखते देखे, एस सी बराबर बी सी, ये तो भाई प्रश्न में ही दिया है, आप ही ने दिया है, हमने थोड़ी लिखा है, ये आप ही ने दिया है, उसमें से अपन ने लिखा है ए सी बराबर बी सी। लेकिन ए सी बराबर 2 ए बी होता है, ये अपने को सिद्ध करना है। चलो देखो, तो देखो अपने को पूरा ए बी चाहिए इसमें सिद्ध करने के लिए, तो ए बी कैसे हो, देखो इधर ए सी है इधर बी सी है, देखो बी सी में अगर ए सी जोड़ते हैं तो ए बी बन जाता है, हाँ यार ये भी बड़ी बात प्यारी बात हो गई, ठीक है। अपन क्या करें, देखो बीसी में एसी जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा, मतलब अपने को बीसी में क्या करना पड़ेगा, एसी जोड़ना पड़ेगा। तो भैया एक तरफ तो अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, दोनों तरफ जोड़ दो, दोनों पक्षों में एसी जोड़ने पर, क्योंकि दोनों पक्षों में किसी राशि को जोड़ा जा सकता है, किसी राशि को घटाया जा सकता है, किसी राशि का दोनों पक्षों में भाग दिया जा सकता है, किसी राशि का दोनों पक्षों में गुणा किया जा सकता है, ये नियम अपन अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोनों पक्षों में एसी जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एसी एसी
जोड़ने पर। ठीक है, AC जोड़ना तेसी मत जोड़ना। हाँ हाँ, सही कह रहा हूं मैं, AC जोड़ना तेसी मत जोड़ना। चलो, ये तो AC तेसी हो जाए। चलो, AC जोड़ रहे हैं, इसमें भी AC में भी AC जुड़ जाएगा। आपके AC में भी AC जुड़ गया। और देखो आपके, ये आपके BC है, BC में भी AC जुड़ गया। दोनों में आहा AC जुड़ गया, क्योंकि अपन ने जोड़ा तभी तो जुड़ा। दोनों पक्षों में AC जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में अपन ने AC जोड़ दिया। तो देखो, एक AC और एक AC, एक और एक तो 2 AC हो जाएगा। तो ये 2 AC लिख दिया। और देखो AC और BC, यार AC में BC जुड़ेगा तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा, आपके AB हो जाएगा। तो ये AB लिख दिया। अब ये 2 इधर जाएगा तो इसके बटे में चला जाएगा। तो AC बराबर AB के बटे में 2 रहेंगे। तो चाहो तो इनको 1/2 AB भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 का गुणा AB में होगा तो AB ही आएगा। और यही सिद्ध करना था। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए, यही सिद्ध करना था। यही यही सिद्ध करना था। आहा, यही तो सिद्ध करना था प्यारे बच्चों। चलो देखते देखिए आगे, देखते नेक्स्ट प्रश्न देखते। बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्न है, इससे प्यारे प्रश्न तो अपन ने कहीं नहीं देखे। आहा आहा, चलो आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। देखो 14वां वाला देखते हैं। क्या आपके दिया है, देखो संलग्न आकृति, आकृति दे रखी है, ये आकृति दे रखी है इसने, आकृति इसने दी गई है। संलग्न आकृति में क्या कह रहा है वो, ये आपके संलग्न आकृति है। संलग्न आकृति में x प्लस वाई के किस मान के लिए, x में y जुड़ रहा है, किस मान के लिए ABC एक सरल रेखा होगी। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए, अपने उत्तर का जो है औचित्य भी देना है। x और y को जोड़ोगे, देखो x और y को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाए, एक सरल रेखा होगी। ठीक है, x प्लस वाई का मान क्या हो, तो देखो x प्लस वाई का मान क्या हो, इसके लिए यह एक सरल रेखा होगी। ये अपने को इसका औचित्य भी देना है। तो देखो अपन इसको चलो यहां ड्रा कर लेते हैं। ये तो है आपके BC, और ये है आपके देखो A है इधर, और ये है आपके D। चलो, यहां तो उसने B नाम दिया है, यहां उसने A नाम दिया है, यहां उसने C नाम दिया है, और यहां D नाम दिया है। और इसने यहां पर X लिखा है, और यहां पर उसने Y लिखा है। तो वो क्या कह रहा है, 14वां प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 14 है। वो क्या कह रहा है, x प्लस वाई का मान क्या हो, x प्लस वाई का मान क्या हो, x प्लस का y का मान क्या हो, कि ये ABC एक क्या हो, सरल रेखा हो। लेकिन देखो, अगर ABC एक सरल रेखा होगी, अगर आपके ABC जो है यह एक सरल रेखा हो जाए इस प्रकार से, अगर सरल रेखा हो जाए तो देखो ये B बिंदु तो यही रहेगा, ये C बिंदु यहां रहेगा, ये B बिंदु यहां रहेगा, एक को यहां आना पड़ेगा। जब A यहां आएगा, और तो ये देखो D तो यही है, ये D तो यही रहेगा साहब, ये D तो आपके यही रहेगा। ठीक है, क्लियर है, ये D तो इस प्रकार से आपके यही रहेगा, D तो यही रहेगा। तो ये X हो गया, ये क्या हो गया आपके Y। तो x और y का दोनों का मिलाकर जोड़ तो कितना होना चाहिए, एक सरल रेखा बने, सरल रेखा बने, इसके लिए x प्लस वाई का मान तो 180 होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो आपके क्या हो जाएगा इसका मान, ये प्रश्न क्या पूछा है, संलग्न आकृति में x प्लस वाई के किस मान के लिए ABC एक सरल रेखा होगी। अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है, यानी कि उचित कारण भी अपने को देना है। तो चलो अपन लिख देते साहब। ठीक है, प्रश्न क्रमांक अपन जो है 14वां देख रहे हैं साहब। ठीक है, एक्स प्लस वाई ABC एक सरल रेखा हो, ABC क्या हो, ABC एक सरल रेखा हो, ये ABC इस प्रकार से था, तो ABC एक सरल रेखा हो, ABC एक सरल सरल रेखा हो, सरल रेखा हो, इसके लिए इसके लिए इसके लिए आवश्यक है कि आवश्यक
है कि x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मान 180 डिग्री हो। क्या हो? 180 डिग्री हो। जब 180 डिग्री होगा, x प्लस वाई का मान 180 डिग्री होगा, तब एबीसी एक सरल रेखा होगी। एबीसी एक सरल रेखा हो, इसके लिए आवश्यक है कि x प्लस वाई का मान 180 डिग्री हो, तभी 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 ऋजु रेखीय कोण बनेगा। तभी ऋजु रेखीय या एक सरल रेखा बनेगी। सरल रेखा बनेगी, सरल रेखा बनेगी। ठीक है, ऋजु रेखीय या एक सरल रेखा बनेगी। और सरल रेखा बनेगी तो x प्लस वाई का जो मान है बनेगी, और x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होगा। x प्लस वाई का मान क्या होगा? 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आप ही जाऊंगा मित्रों, कहां से चल गई थी सही। चलो देखो, देखते नेक्स्ट। बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्न आ रहे हैं। देखो, बिंदुओं 6 कोमा -8 और -3 कोमा -2 के भुज और कोटि पूछ रहा है। 14वां प्रश्न जो था उसका अथवा वाला प्रश्न है। चलो, प्रश्न क्रमांक 14 जो था इसका भुज और कोटि पूछ रहा है। चलो, प्रश्न क्रमांक आपके 14 आ रहा है। ये प्रश्न क्रमांक जो है आपके कौन सा है? 14 है। प्रश्न 14 जो था उसका अथवा वाला प्रश्न है। अथवा वाला बहुत ही सिंपल है, भुज और कोटि पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो पहले 6,8 के ले लेते हैं। बिंदुओं बिंदु बिंदु 6,-8 के भुज भुज और इसकी क्या आ जाएगी? कोटि। फिर एक और किसकी पूछ रहा है? बिंदु बिंदु -3, -2 के भुज भुज और कोटि। ठीक है, चाहो तो इधर लिख दो, इधर और सिंपल रहेगा आपके। देखो, एक तो भुज पूछ रहा है, एक कोटि पूछ रहा है साहब। दोनों के भुज भी पूछ रहा है और कोटि भी पूछ रहा है, दोनों बिंदुओं के। देखो, आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखो, आपको अगर भूलोगे नहीं तो ध्यान रखना, पहला वाला जो है भुज होता है। पहला वाला क्या होता है? निर्देशांकों में भुज होता है, और दूसरा वाला निर्देशांक कोटि होती है। यानी कि x निर्देशांक भुज होता है और y निर्देशांक क्या होती है? आपके कोटि होती है बिंदुओं की। अगर आप भूलो तो ध्यान रखना कि अगर भूल जाओ तो ध्यान रख लेना भूखो भूखों से। अगर भूख लग रही हो या कोई कोई बहुत ज्यादा खाना खाता है तो अपन कहते हैं तू भूखा का भूखा ही है, तो भूखों से याद रख लो। भूखों से याद रख लो। भूख से तो क्या हो जाए? भूख भुज, और को से क्या हो जाएगा? कोटि। भुज से तो क्या हो जाएगा? भुज, और को से क्या हो जाएगा? कोटि। ठीक है, अपन चिढ़ाने में तो ऐसी बात कहते हैं, जिसको बहुत ज्यादा भूख लगती है उसको कहते हैं अपन भूखो को भूखो ही यार तो उससे आप जो है बहुत आसानी से याद रख सकते हो। भूखो कैसे? भूखो, भूलोगे नहीं। ठीक है, भूखो। पहला वाला तो क्या हो जाएगा? आपके भुज, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? कोटि। तो यहां पर ये तो क्या हो गया? आपके भुज, और ये -8 क्या हो गया? कोटि। ये यहां पर -3 भुज हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा? आपके कोटि। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न था। चलो, भुज और कोटि, भुज और कोटि के मान लिखिए बस। भुज और कोटि के मान ही इसने पूछी थी। तो चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 15वां प्रश्न आ जाता है आपके। देखो ये, ठीक है, 15वां प्रश्न आ जाता है। ये तो 11वां है, 15वां ऊपर आ जाएगा। देखो आपके,
नेक्स्ट पेज में है इसका ये आ गया 15वां। एस 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 सर्वांग समता का नियम लिखिए। ओहो गजब 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 बातें पूछ रहा है साहब ये। चलो नेक्स्ट, ठीक है, एस 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 सर्वांग समता का नियम। भाई प्रश्न 15 है। एस 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 सर्वांग समता का नियम पूछ रहा है। नियम लिखिए। अरे भाई साइड साइड साइड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? साइड 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 सर्वांग समता कहते हैं। अगर दो आकृतियां हैं और उनकी संगत भुजाएं समान हो तो उसको कहते हैं साइड 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 सर्वांग समता। ठीक है, साइड 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 सर्वांग समता वैसे त्रिभुजों में लागू होता है साइड साइड साइड। अगर दो त्रिभुज है और उनकी संगत भुजाएं समान हो तो उसको कहते हैं साइड 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 सर्वांग समता। जैसे कि देखो आपके ये दो त्रिभुज बना लिए, देखो अपन ने इस प्रकार से, मैंने एक त्रिभुज तो ये बना लिया, एक त्रिभुज ये बना लिया। इसको नाम दे दिया अपन ने एबीसी त्रिभुज, इसको नाम दिया अपन ने एबीसी, और इस त्रिभुज को नाम दे दिया अपन ने पी क्यू आर। अगर संगत भुजाएं, संगत यानी कि समान साइड की भुजाओं कहते हैं संगत भुजाएं। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, नीचे वाली भुजा नीचे वाली की भुजा के बराबर, इधर वाली भुजा आपके जो है इधर वाली भुजा के बराबर है, तो इनको कहते हैं संगत भुजाएं। अगर दो त्रिभुज है, अगर उनकी संगत भुजाएं समान है तो उसे क्या कहते हैं? साइड साइड सर्वांग समता। साइड साइड सर्वांग समता कहते हैं। ठीक है, तो अपन यहां लिखते हैं साइड 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 सर्वांग समता का नियम क्या हो जाएगा? यदि यदि दो त्रिभुजों त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत होना जरूरी है प्यारे दोस्तों, संगत होना जरूरी है। ठीक है, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर है, बराबर है तो वे दोनों त्रिभुज, वे दोनों त्रिभुज त्रिभुज एस 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 यानी कि आपके क्या हो जाएगा? भुजा भुजा भुजा। ठीक है, भुजा 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 है तो वे दोनों त्रिभुज साइड 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से सर्वांग सम होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, इसे ही सर्वांग समता नियम कहते हैं। अगर दो त्रिभुज है और उनकी संगत भुजाएं बराबर है तो उसको कहेंगे साइड 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 या भू भू भू, भुजा 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 सर्वांग समता से वे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? आपके सर्वांग सम हो जाएगा। ये सर्वांग समता नियम है। अब अगला, सर्वांग सम आकृतियां किसे कहते हैं? चलो वेरी सिंपल, सर्वांग सम आकृतियां किसे कहते हैं अब इसको देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न आपके जो है 15 था, इसका अथवा वाला प्रश्न चल रहा है आपके। सर्वांग सम आकृतियां, ठीक है, वे आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो, बराबर होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर समरूप है तो संगत भुजाएं संगत कोण तो बराबर होंगे लेकिन संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। लेकिन अगर वो सर्वांगसम है, क्या कहा उसने? सर्वांगसम आकृतियां किसे कहते हैं? तो ऐसी आकृतियां जिनके संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती? बराबर होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? सर्वांगसम आकृतियां। और एक दूसरे के ऊपर रखने पर उन्हें पूरा पूरा ढक लेती है। ठीक है, तो वे आकृतियां जो हूबहू एक जैसी हो, हूबहू एक जैसी हो, तो वे आकृतियां वे आकृतियां वे आकृतियां जिन्हें एक दूसरे पर रखने पर, जिन्हें जिन्हें एक दूसरे पर रखने पर एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेती है, एक दूसरे को
पूरा पूरा ढक लेती है, ढक लेती है, ढक लेती है। जैसे कि देखो एक दूसरे के ऊपर कैसे साहब, जैसे कि देखो ये आपके व्रत है, ये आपके व्रत है। ऐसा अपन ने एक और व्रत बनाया साहब, ये एक और व्रत है साहब। ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है। अगर ये दोनों व्रत सर्वांग सम है तो इसको इसके ऊपर रख के देखो, इसको इसके ऊपर रख के देखो, अगर ये एक दूसरे को ढक रहे हैं तो सर्वांग सम होंगे साहब। देख लेते साहब, ये देखो अपन ने उठाया और इसके ऊपर रखा, ये देखो पूरा पूरा ढक लिया, ठीक है। या फिर इसको तो अपन ने यही रखा है ये, और इसको ले लिया साहब, अपन ने इसको लिया, चलो इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है। अपन ने इसको लिया और इसके ऊपर रखा, देखो ये देखो इसको पूरा पूरा ढक लिया इसने, ठीक है। आप त्रिभुज ले सकते हो, व्रत ले सकते हो, वर्ग ले सकते हो, आयत ले सकते हो, कोई भी आकृति ले सकते हो, ठीक है। लेकिन एक दूसरे पर रखने पर उसको पूरा पूरा ढकना चाहिए। क्लियर है? इसका अपने को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो वे आकृतियां जिन्हें एक दूसरे पर रखने पर एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेती है, ठीक है, क्या कहलाती है, सर्वांग सम आकृतियां, और इनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होते हैं, ठीक है। अगर कोण है तो, जैसे व्रत होता है तो उसमें कोई कोण नहीं होता है, क्लियर, परिधि होती है केवल, तो और त्रिज्या बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अगर व्रत है तो समान त्रिज्या के जो व्रत होते हैं सर्वांग सम व्रत होते, ठीक है। तो वे आकृतियां जिन्हें एक दूसरे पर रखने पर एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेती है, सर्वांग सम, सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है, आकृतियां कहलाती है, कहलाती है। जैसे जैसे समान त्रिज्या के व्रत, जैसे 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 समान त्रिज्या के व्रत, व्रत व्रत ये भी क्या होंगे आपके, सर्वांग सम हो जाएंगे समान त्रिज्या के व्रत। अगर त्रिभुज है या वर्ग है तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। पंचभुज है, ठीक है, पंचभुज है, षटभुज है, तो उसके लिए ये अलग हो जाएगा। तो त्रिभुज या आपके त्रिभुज है या क्या है बोलो, आपके जो है त्रिभुज है या आपके कोई चतुर्भुज है, ठीक है। त्रिभुज में, त्रिभुजों में, त्रिभुजों में संगत कोण तथा संगत भुजाएं बराबर होती है। सर्वांग सम त्रिभुजों में, सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत कोण तथा संगत भुजाएं, संगत भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है, ये ध्यान रखना। संगत भुजाएं जरूर लेना है आपको, ठीक है। संगत कोण भी बराबर होंगे और संगत भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी। जैसे इसको भी देख लेते हैं अपन, देखो ये अपन ने दो त्रिभुज ले लिए साहब, ये एक त्रिभुज लिया, ऐसा का ऐसा ही अपन ने जो एक और त्रिभुज बना लिया साहब, ये एक और त्रिभुज बना लिया। तो अगर ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, इसको अपन ने एबीसी नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया अपन ने पी क्यू आर। देखो ये कोण ए जो है, कोण ऊपर वाला कोण ऊपर वाले कोण के बराबर होगा, इधर वाला कोण जो है इधर वाले कोण के बराबर होगा, इधर वाला जो कोण है आपके इधर वाले कोण के बराबर होगा, तो ये संगत कोण हो गए। तो ये संगत, देखो ये दोनों कोण बराबर, तो इनके सामने की साइड संगत साइड हो जाएगी, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी। नीचे वाली साइड देखो, ऊपर वाले कोण बराबर थे तो बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगा और बची वाली साइड बची वाली साइड के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपके सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएगा। यानी कि आपके देखो कोण ए बराबर कोण पी होगा, ठीक है, और आपके कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा, और कोण सी बराबर कोण आर हो जाएगा, कोण सी
बराबर कोण आर हो जाएगा। इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये संगत कोण क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। ये अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। संगत कोण क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और संगत भुजाएं देखो, ये कोण बराबर है। ठीक है, ये कोण बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। देखो वैसे तो कोण ए और कोण बी बराबर है, तो इसके सामने की ये भुजा इसके सामने की इस भुजा के बराबर होगी। कोण ए के सामने की भुजा कोण पी के सामने की भुजा के बराबर होगी। और कोण ए के सामने की तो कौन सी है, बी सी। और कोण पी के सामने की क्यू आर इसके बराबर होगी। फिर कोण बी और कोण क्यू के सामने की देखो, कोण बी के सामने की तो ए सी है, और कोण क्यू के सामने की पी आर है, प्यार है। तो चलो, फिर कोण सी के सामने की ए बी है, और कोण आर के सामने की पी क्यू है। तो ये संगत भुजाएं, ध्यान रखना, संगत भुजाएं बराबर होती, संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे अपन, सर्वांगसम त्रिभुज। तो सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत कोण तथा संगत भुजाएं बराबर होती, दोनों ही बराबर होते तभी वो सर्वांगसम होंगे। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 15वें के बाद में आपके 16। आयत के कोई दो गुण लिखिए। चलो वो बहुत ही सरल है, तो इससे भी ज्यादा सरल है। प्रश्न 16, प्रश्न 16, इसका आंसर देखते हैं। चलो पहले आयत तो बना ले साहब अपन। ये है देखो आपके आयत, ये आयत, आयत ये अपन नाम दे दिया इसको ए बी सी और डी, चाहो तो कैसे भी नाम दे सकते हो। तो देखो अगर आयत है तो आयत भी वैसे एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। और आयत में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं, ये क्या है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। मतलब ए बी किसके, डीसी के बराबर होगी। और ये दोनों भी क्या है, देखो संगत भुजाएं, ये भी क्या होती, बराबर, सम्मुख भुजाएं, सॉरी। ठीक है, आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती, यानी कि ए बी डी सी के बराबर होगी। और आपके बी सी या एडी, एडी जो है किसके बराबर होगी, बीसी के। तो पहला गुण तो ये हो गया। और सारे कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं। सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो आयत के इससे दो गुण पूछे थे, दो काफी है इसके लिए। ठीक है, और आयत जो होता है, आयत भी क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये भी इसका गुण लिख सकते हो। ठीक है, तो आयत के गुण, आयत के गुण। ठीक है, तो नंबर 1 तो क्या हो जाएगा आपके, आयत की, आयत की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, समांतर और बराबर होती है, समांतर भी होती है। ठीक है, आप चाहो तो समांतर अलग एक और गुण में भी शामिल कर सकते हो। तो आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, आयत की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो अपन दोनों एक ही में कर लेते हैं, आयत की सम्मुख भुजाएं समांतर और समान होती है, समांतर और समान होती है। समान यानी कि बराबर, समान होती है। नंबर 1 गुण तो ये हो गया। नंबर 2, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। आयत का, आयत का प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण, अर्थात 90 डिग्री का होता है। ये ध्यान रखना अपने को, प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का। सही कहता हूं मैं। अगर वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को तो भूले ही नहीं तो लट्ट की झमकाऊंगा, क्योंकि नए नए लेटेस्ट वीडियो फिर आएंगे नहीं, इसलिए लट्ट की झमकाऊं। चलो, झमकाना यानी कि देना होता है हमारी मालवी भाषा में, झमकाना। चलो देखते आगे। तो ये हो जाएगा आपका। और आयत भी क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, ये भी आप गुण में शामिल कर सकते हो। ठीक है, आयत भी, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका अथवा वाला। समांतर चतुर्भुज के कोई दो गुण लिखिए। चलो समांतर चतुर्भुज के कोई दो गुण लिख लेते हैं साहब। समांतर चतुर्भुज के 16वें का अथवा प्रश्न 16।
अथवा वाले का, अथवा देखते देखिए समांतर चतुर्भुज के गुण। गुण, कोई दो गुण साफ, अरे बहुत सारे हैं। चलो, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती, समांतर होती है। पहला गुण तो ये हो गया। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, ये देखो आपके समांतर चतुर्भुज, चलो बना लेते हैं अपन एक बार। ये समांतर चतुर्भुज बना लिया साहब अपन ने, ये समांतर चतुर्भुज, इसको नाम दे दिया अपन ने ए बी सी और डी। तो ये देखो सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती, पैरेलल होती। ये भी पैरेलल होती, ये भी पैरेलल होती, समांतर होती। तो अपन लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती, तो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, समांतर होती है। ठीक है, यानी कि ए बी भुजा डीसी के समांतर होगी, एडी भुजा बीसी के समांतर होगी। ठीक है, नंबर 2 आ जाएगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती, बराबर भी होती है। सम्मुख भुजाएं समांतर और समान होती है, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो एक में भी, समांतर, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है। और इसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ये भी आप लिख सकते हो। समांतर, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, दो ही पूछे वैसे तो उसने। देखो और देखो आप, इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसके जो विकर्ण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित, बराबर बराबर दो भागों में बांटते हैं। यानी कि आपके OA और OC बराबर होगा, OB और OD क्या होंगे, बराबर। तो अपन यहां लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर, यानी कि एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और इसका जो विकर्ण होता है इसको क्या कर, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है, ये भी अपन लिख सकते। और इसके एक ही ओर के जो क्रमागत कोण होते हैं, ये एक ही ओर की जो क्रमागत कोण लोगे, इन अगर इन दोनों कोणों को अगर मैं जोड़ता हूं, अगर इन दोनों कोणों को जोड़ूंगा तो इनका योग क्या होगा, 180। चाहे इन दोनों को भी जोड़ो, चाहे इन दोनों को जोड़ो, चाहे इन दोनों को, दो कोण अगर क्रमागत दो कोण जोड़ोगे तो उनका योग क्या होता है, 180 डिग्री संपूरक। समांतर चतुर्भुज के क्रमागत दो कोण संपूरक होते हैं, आप ये भी लिख सकते हो। तो उसने दो ही पूछा था। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। चलो ये देखते हैं, देखो बहुत ही सिंपल है और प्यारा है। 17वां प्रश्न देखते, देखिए प्रश्न 17वां, प्रश्न क्रमांक आपके 17। क्या कह रहा है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। आयतन पूछा है, त्रिज्या दे रखी है। देखो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या दे दी है उसने। त्रिज्या को R से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, जो कि 5 सेंटीमीटर दी है। और गोले का आयतन पूछ रहा है, वो गोले का आयतन पूछ रहा है। आयतन को V से लिखते हैं और गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई R क्यूब होता है। 4/3 पाई R क्यूब होता है गोले का आयतन का सूत्र। ठीक है, गोले का आयतन यानी कि अगर गोला जैसे फुटबॉल जैसा गोला होता है, अगर उसमें पानी भरेंगे तो पानी कितना आएगा, वही उसका क्या होगा, आयतन होगा। तो चलो गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब होता है। 4/3 ऐसे लिख दिया,
पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान देखो, आर का मान इसने 5 सेंटीमीटर दिया है, तो 5 का क्या हो जाएगा आपके क्यूब। चलो 4/3 ऐसे लिखा, 22/7 भी ऐसे लिख दिया। देखो 5 का क्यूब करना है अपने को, जो कि 125 होता है। ठीक है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो देखो 125 लिख दिया। अब अपने को क्या करना है, इन तीनों का गुणा करना है और 7×21 का क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। 7×21 हो रहा है और अपन यहां पर गुणा करेंगे। देखो 22×4 = 88, तो ये हो गए 22×88। इसमें 125 का गुणा कर लेते चलो। 8×5 = 40 की शून्य हासिल 4, 8×2 = 16 और 4 20 की शून्य हासिल 2 हो रहा है। 8×8 और 2 10, यानी कि फिर 1000 आ जाएगा। 0 0 0 1 1, तो कितना आ रहा है देखो 11,000। इसमें अपन क्या करते हैं, 21 का भाग लगा देंगे। ठीक है, यहां तक भी लिखोगे तो भी आपके बिल्कुल सही माना जाएगा। तो 11,000 में, ठीक है, 11,000 घन सेंटीमीटर आया है। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, 21 का भाग लगा रहे। देखो 21×5 = 105 होता है। 21×5 = 105। 110 में से 105 घटेंगे तो 5 बच जाएंगे, ऊपर से उतारा 0। ठीक है, 21×2 = 42, 21×3 = 63 ज्यादा हो जाएंगे। 21×2 = 42, 8 बच जाएंगे। 50 में से 42 गए, 8 बचे, फिर अपन ने 0 उतार ली। 21×3 = 63, 21×4 = 84 ज्यादा हो जाएंगे। 21×3 = 63। इधर हासिल 10, 10 में से 3 गया 7, इधर 7 बचा, 7 में से 6 गया, 1 बच जाएगा। फिर 0 लगा देंगे 10 लगाने के बाद। 21×6 = 126, 21×7 = 147, 21×8 = 168। ठीक है, 21×8 = 168, 21×9 में 189 ज्यादा हो जाएंगे। 21×8 = 168। ठीक है, 189 तो क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे 9 बार। तो इधर 10 में से 8 गया 2, इधर 6 में से 6 गया 0 0। तो आपके कितना आ रहा है, लगभग अपन लिख सकते हैं 523.8। देखो 0 लगाओगे तो छोटा रहेगा आपके, एक 0 लगाओ छोटा रहेगा, फिर एक और 0 लगाना पड़ेगा, तब जाके भाग जाएगा। ठीक है, तो 21 नम आ जाएगा, अब 9 बार जाएगा। इस नम 189, क्योंकि 21 धाम 210 होता है, तो 9 बार जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा आपके, 9 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 9 बार। तो आप चाहो तो 9 हटाओगे तो इधर 1 बढ़ा के लिख सकते हो यहां पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा घन सेंटीमीटर। ये आपके गोले का आयतन आ जाएगा। तो अपन यहां लिख देते हैं, अतः गोले का आयतन अतः गोले का आयतन, तन तन तन, गोले का आयतन कितना आ रहा है, 523.81 घन सेंटीमीटर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। बस केवल और केवल गुणा भाग के नंबर है, आपको आते हैं कि नहीं आते। चलो देखते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं इसका। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। 14 सेंटीमीटर। 17वें का अथवा वाला देखते हैं। प्रश्न आपके 17 है, इसके अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दी इसने, त्रिज्या का मान 14 सेंटीमीटर है। इसके गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिज्या, गोले की त्रिज्या दे दी देखो इसने। गोले की त्रिज्या का मान दिया है, त्रिज्या को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 14 सेंटीमीटर दे रही। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है। गोले का पृष्ठीय, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। ये 4πr² लिख दिया अपन ने। ठीक है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है। 4πr² लिख दिया, 4 ऐसे लिखा। पाई का मान 22/7, आर का मान देखो दिया है इसने 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ये लिख दिया अपन ने। चलो बहुत ही सिंपल है, तो उससे सिंपल है 22/7 ऐसे लिखा। देखो 14 का स्क्वायर है तो 14 × 14 लिख देंगे। चाहो तो 196 भी लिख सकते हो, 14 × 14।
चलो अपन 7 से काट देते हैं इसको। 7 से काटा 7 दूनी 14। चलो गुणा कर लेते हैं। 14 दूना 28 तो ये हो गए। चलो 14 दूना 28 तो ये हो गए। और यहाँ देखो 22 चौक 88 ये हो गए। इसमें गुणा कर लेते, देखो 8 उठी 64 के 4 हासिल 6। 8 उठी 64 के 4 हासिल 6। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 4 20 दो 22, यानी कि 224। 4 6 4 2 तो कितना आया आपके 2464, 2464 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है, 2464 सेंटीमीटर वर्ग। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर वर्ग होगा। प्यारे मित्रों, अभी तक आपने वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो भूले ही नहीं दबाना, नहीं तो आपके पास में नए नए लेटेस्ट वीडियो नहीं पहुंचेंगे। अब अगर आपने इससे पहले वाला जो है पहला नंबर का वीडियो नहीं देखा है पार्ट फर्स्ट, तो उसको भी जरूर देखें। क्लियर मित्रों, उसको भी जरूर देखें, क्योंकि ये आपके 2024 वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है बहुत ही 2026 की वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि 2023 के वार्षिक परीक्षा के जो पेपर के जो सवाल थे वो 25 में सबसे ज्यादा पूछे गए थे, 26 में 24 के सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। क्लियर है, मैंने 2025 का भी अपलोड कर रखा है, तो आप उसको भी देखें फास्ट लर्न एजुकेशन चैनल पर जाकर। ठीक है, अपने चैनल पर जाकर इसको भी जरूर देखें। और मैंने सारे प्रश्नावलियां भी मैंने जो है अपलोड कर रखी है आपके, 1 प्रश्नावली, 2 प्रश्नावली, 3 प्रश्नावली, 4 प्रश्नावली, 5 प्रश्नावली, 6 प्रश्नावली, ठीक है, 7 8 छोड़ रखी है मैंने, 9 10 11 और 12 ये प्रश्नावलियां 12 अभी चलेगी आपके, ये भी अपलोड नहीं की मैंने। तो इतनी सारी प्रश्नावलियां भी अपलोड कर रखी, तो आप उनको जरूर देखें। जय श्री महाकाल कमेंट में जरूर लिखिए। कोई भी समस्या आ रही, प्रश्न आप जो है कमेंट में लिख के भेजिए। अगले जो आपका अगला जो वीडियो आएगा मैं उसको आपके आंसर के साथ जरूर दूंगा। तो आप जो है चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय श्री महाकाल दोस्तों।